हाय स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट के साथ आए हैं और आज का सब्जेक्ट है बीएसटी। बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ 12th के लिए। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और पहला क्वेश्चन है, आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए। What do you mean by management and define its characteristics? प्रबंध किसे कहते हैं और प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं? हिंदी मीडियम प्रबंध किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं? और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं What do you mean by management and define its characteristics or features? Anything? आंसर है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस by which all the works done by human efforts that achieve the goals of organization। बोला गया है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो किसके द्वारा कंप्लीट करते हैं हम। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, बाय विच ऑल द वर्क्स डन बाय ह्यूमन एफर्ट्स। मानवीय प्रयास के द्वारा सभी कार्यों को हम बेहतर तरीके से करने का प्रयास करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। लास्ट में देखिए एक पॉइंट ऐड किया हुआ है, अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, यानी उसका जो आप कह सकते हैं लक्ष्य होता है, उसकी प्राप्ति करने के लिए जो हम बेहतर से बेहतर तरीके से कार्य को संचालित करने का जो कार्य करते हैं उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, यानी प्रबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है, यानी मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट काम को परफेक्शन के साथ करने का एक प्रोसेस है। किसी भी कार्य को कैसे करना, कोशिश करना कि परफेक्शन के साथ उसको किया जाए। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं कि प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जिसके आधार पर हम कार्यों को बेहतर तरीके से करते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद प्रबंध का अनेकों परिभाषा दिया गया है। अलग अलग राइटर्स का अलग अलग डेफिनेशन है, जिसमें से कुछ राइटर्स का नाम यहाँ दिया हुआ है, स्टेनले वैंस, पीटर ए ड्रकर, जॉर्ज आर टैरी, हेनरी फेल, एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब इसमें से दो राइटर का नाम आगे आपको और मिलता रहेगा, बराबर ज्यादातर मिलेगा तो सब, बट दो राइटर आपको ज्यादा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आएगा, जैसे हेनरी फेल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। इन्होंने भी मैनेजमेंट के बारे में अपना डेफिनेशन दिया है। इसीलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा गया है, यानी वैज्ञानिक प्रबंध का जनक भी कहा गया किसे, एफ.डब्ल्यू. टेलर को। और दोनों का अलग अलग डेफिनेशन है। डेफिनेशन सबका अलग अलग दिया हुआ है, बट हम लोग दो के बारे में भी फिलहाल यहाँ बात करेंगे। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा, देखिए मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट एंड देन सीइंग दैट डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट एक ऐसा काम है, ऐसा काम करने का एक कला है जिसके अंतर्गत हम काम को बेहतर तरीके से करते हैं और चीपेस्ट वे में करते हैं, एकदम कम से कम प्राइस में होना चाहिए। आप दूसरे तरीके से कह सकते हो, अगर आपका स्टूडेंट का एग्जांपल हम दे कि आप सेकेंड हैंड बुक लो कम कीमत पे और क्लास में फर्स्ट करो। किसका कहना है भाई? एफ.डब्ल्यू. टेलर का। इनका कहना है कि कोई भी काम हम करेंगे, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट प्रोडक्शन देंगे, लेकिन चीपेस्ट पे। किन्होंने कहा? एफ.डब्ल्यू. टेलर। आइए हेनरी फेल ने क्या कहा? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। अब देखिए हेनरी फेल ने कहा कि मैनेजमेंट एक ऐसा क्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, है ना। फोरकास्ट का मतलब अनुमान लगाना। तो प्लानिंग क्या करते हैं हम, फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, अनुमान ही लगाते हैं। प्लानिंग का अर्थ अनुमान लगाना ही होता है। इसीलिए टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल।
हम फोरकास्ट भी करेंगे, प्लान भी करेंगे, ऑर्गेनाइज भी करेंगे, कमांड भी देंगे और कोऑर्डिनेट भी करेंगे, और साथ ही साथ कामों को यानी जो भी आपका काम है उसको कंट्रोल यानी नियंत्रित भी करेंगे। बहुत सारा आप डेफिनेशन सुन सकते हैं प्रबंध के बारे में, लेकिन प्रबंध के बारे में मेरा एक बात आप याद रखिए कि प्रबंध का मतलब है काम को कैसे करना, उत्तम नहीं, कैसे, सर्वोत्तम तरीके से, विथ परफेक्शन। काम को विथ परफेक्शन करने का जो तरीका होता है, परफेक्शन के साथ जो काम करने का तरीका है, उसको हम मैनेजमेंट कहेंगे। अब आगे इसमें और भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आइए अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 यानी विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है या फीचर्स का मतलब क्या है, विशेषताएं। नंबर 1 है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हिंदी में आप लिख सकते हैं कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों कहा गया? बोला गया है मैनेजमेंट में कि बिना उद्देश्य का मैनेजमेंट की आवश्यकता आपको महसूस नहीं होती है ना। बिना उद्देश्य का आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ठीक है, बिना उद्देश्य के मैनेजमेंट की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। जीवन में या किसी भी कार्य में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। आप काम क्यों कर रहे हैं? जैसे अभी आपका ऑब्जेक्ट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है कि आप अपना 12th का स्टडी कंप्लीट करें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप मैनेजमेंट करेंगे कि कैसे हमको पढ़ना है। देखिए अभी लॉकडाउन में आप किस तरह से तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी या कहीं से भी आप अपना स्टडी मटेरियल जुगाड़ करने में लगे हुए। तो इसके पीछे क्या है? बोलिए, मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे एक उद्देश्य है, तो बिना उद्देश्य का हम मैनेजमेंट नहीं करते। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट को करना क्या है कि पॉइंट्स को ही सिर्फ याद रखना है। ऐसा मत सोचिए कि इसमें हम बहुत ज़्यादा लिखेंगे। आपको अपनी भाषा में लिखना है, जो अभी आपको मैंने समझा दिया उसको आपको अपनी भाषा में बना के लिखना है। और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, उनको भी बना के लिखना है इसको, या फिर आपको इसका पॉइंट को खुद से समझना है। और उसमें अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो जब आप अच्छे से समझेंगे नहीं तो रटने से काम चलने वाला नहीं है। तो आप अपना नोटबुक भी जो तैयार करेंगे सिर्फ पॉइंट्स को लिखेंगे और पॉइंट्स को लिख करके उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, नहीं तो पूरा रटना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन है। इसीलिए सिर्फ पॉइंट्स को लिखो और दिमाग में पॉइंट्स को रखना है और एग्जाम में सिर्फ पॉइंट्स को रट करके जाना है। ठीक है। नंबर 2 है मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन एफर्ट्स। हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं कि प्रबंध मानवीय प्रयास से संबंधित है। प्रबंध मानवीय प्रयास से संबंधित है, आप हिंदी में लिख सकते हैं। दूसरा, अब इसको कहा गया कि मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन एफर्ट्स। आप बताइए कि बहुत बड़ा आपके पास अगर फर्म है, उसमें सब कुछ है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है ना, आपके पास जो भी रिसोर्सेज चाहिए काम करने के लिए वो सब कुछ है, बट वहाँ अगर ह्यूमन नहीं है तो आप कैसे काम करें? मान लीजिए एक स्कूल है, अब स्कूल में टेबल है, बेंच है, स्कूल का बिल्डिंग है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, बट वहाँ अगर टीचर नहीं है तो बताइए मैनेजमेंट का कार्य कभी पूरा होगा? नहीं होगा। इसीलिए कहा गया कि मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन एफर्ट्स। बिना मानवीय प्रयास का कोई भी मैनेजमेंट का कार्य सफल नहीं होता है। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट्स है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया क्यों कहा गया? ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट को क्यों कहा गया? आप बताइए कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जाम्पल अगर अभी हम स्कूल का दिए हैं, तो क्या स्कूल का रिजल्ट किसी एक आदमी से पूरा होगा? या तो प्रिंसिपल से या किसी सब्जेक्ट का रिलेटेड जो टीचर है उससे, पर्टिकुलर टीचर से, या फिर प्यून से, या फिर गार्ड से, या वहाँ का क्लर्क से। बोलिए सबका प्रयास से स्कूल सफल होगा ना, स्कूल का नाम होगा,
एक ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे अगर उसको देखा जाए तो। इसीलिए कहा गया कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। और आगे आप कह सकते हैं इसमें कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति अनेक व्यक्तियों की सहायता से ही की जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी संस्था में कुछ भी आप टारगेट लोगे तो अकेले कर लोगे, पॉसिबल नहीं है अकेले करना, ठीक है। एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि आपके घर में अगर शादी विवाह का कुछ माहौल है तो मेन बॉस पापा हैं, ठीक है। लेकिन क्या सारा शादी विवाह का जो काम है वो पापा अकेले कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पैसा पापा का खर्च होगा, बट काम करने के लिए, शादी को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे लोगों का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के शादी कंप्लीट होगा। कैटरिंग वाला चाहिए, डेकोरेटर वाला चाहिए, है ना, लाइट साउंड सब अलग अलग अपना कंट्रीब्यूशन सबका रहता है, तब जाकर के काम पूरा होता है। समझ गए होंगे आप कि प्रबंध एक क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नंबर 4, आप मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आइए, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बीएसटी का हर एक टॉपिक में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको आप डाल सकते हैं। जब प्लानिंग आएगा तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर स्टाफिंग का क्वेश्चन आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना अगर आ गया तो आप वहाँ इसको डाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये तो एकदम फिक्स है, समझिए, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों कहा गया? हिंदी में पहले इसको बोल दे ताकि हिंदी वाले बच्चे लिख लें। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली क्रिया है या प्रक्रिया है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब क्या? एक दिन पढ़ने से आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा? नहीं होगा ना। रोज रोज पढ़ना पड़ेगा, हर दिन आपको अपना तैयारी करना है, कंटिन्यूअस, और वो भी सीक्वेंस में आपको करना होगा, धीरे 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 कंटिन्यू रखना होगा इसको। इसीलिए कहा गया कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है सर्वव्यापक, सब जगह मैनेजमेंट का कार्य होता है, चाहे वो व्यापारिक संस्थान हो या गैर व्यापारिक संस्थान हो। आप व्यापारिक संस्थान जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आप कह सकते हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। अब वहां भी आप कहेंगे मैनेजमेंट है, हाँ बिल्कुल है। सबके पास उतना ही टाइम रहता है, बट आप देखते हैं कि किसी का वोट ज्यादा आता है, किसी का कम आता है। डिपेंड करता है किसका मैनेजमेंट बेहतर रहा शुरू से, या इलेक्शन के टाइम में किसने बेहतर मैनेज किया सब कुछ, जितना भी एक्टिविटी होता है। एक और तरीका आप कह सकते हैं, आपके पढ़ाई में भी मैनेजमेंट को कैसे हम जोड़ करके देख सकते हैं, है ना, कि सब बच्चे के पास एक ही बुक्स है, एक ही स्कूल है, एक ही टीचर है, बट किसी का मार्क्स ज्यादा आ रहा है, किसी का कम आ रहा है। देखिए, मैनेजमेंट को कहाँ कहाँ हम लोग ऐड करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर रूप से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही बनाया गया, इसलिए परवेसिव फंक्शन कहा गया, सर्वव्यापक। मैनेजमेंट सब जगह प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, आप हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। जैसा यूज करेंगे वैसा उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। लास्ट में पॉइंट्स है, मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव फंक्शन। क्यों क्रिएटिव फंक्शन कहा गया? क्रिएटिव फंक्शन इसलिए कहा गया कि देखिए, मैनेजमेंट एक सृजनात्मक कार्य, हिंदी में इसको बोलते हैं। प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। क्यों क्रिएटिव फंक्शन कहा गया भाई? क्रिएटिव फंक्शन इसलिए कहा गया इसको क्योंकि अगर हम एक क्लास में 10 बच्चे या 20 बच्चों को एक पेन दें और बोले कि आप एक फ्लावर का जो पिक्चर है वो ड्रॉ करो, आपको लगता है कि सबके पास पेन सेम होगा, सबके पास कॉपी सेम होगा, बट सबका पिक्चर डिजाइन एक जैसा होगा क्या? नहीं होगा। उसी तरह मैनेजमेंट भी एक क्रिएटिव फंक्शन की तरह काम करता है। मैनेजमेंट जैसा आप दिमाग लगाएंगे, क्योंकि यहां से निकलता है ना मैनेजमेंट, है ना, तो मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन है वो डिपेंड करता है आपके थॉट्स पे, आपके प्लान पे। इसीलिए कहा गया कि मैनेजमेंट एक क्रिएटिव फंक्शन है। बोले तो सबके पास रिसोर्सेस एक जैसा है, सब बच्चे के पास बुक एक जैसा है, टीचर एक जैसा है ना, और स्कूल एक जैसा है, बट किसी का मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, किसी का कम। रीज़न क्या है?
रीजन है कि कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं जो उसी रिसोर्सेज से बेहतर काम कर लेते हैं, और जो क्रिएटिव नहीं होते हैं उसी रिसोर्सेज से बेहतर काम नहीं कर पाते। एक बार दोहराएंगे, रिकैप करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला क्या है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड, ठीक है। दूसरा है मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन एफर्ट्स। तीसरा है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। चौथा है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। पांचवा है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। और छठा है मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव फंक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का क्या महत्व है, आप इसको लिखिए, प्रबंध का क्या महत्व है। दूसरा क्वेश्चन है, आंसर होगा फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के निम्नलिखित महत्व है। नंबर एक में है टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम रिसोर्सेस। लिख लीजिए पॉइंट्स पहले, टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम रिसोर्सेज। कम रिसोर्सेज में अधिक आउटपुट लेना, ठीक है। न्यूनतम प्रयत्न से अधिकतम प्राप्त करना, हिंदी में लिख सकते हैं आप। नंबर 2 है टू फेस कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन। टू फेस कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन, गला काट प्रतियोगिता, इसको हिंदी में बोलते हैं। नंबर 3 टू ऑब्टेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। नंबर 4 टू डिटरमाइंड पॉलिसी, नीति निर्धारित करना, ठीक है। बात करेंगे अभी सारा पॉइंट्स के बारे में। टू सॉल्व द लेबर प्रॉब्लम्स, देखिए बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में लेबर प्रॉब्लम, इसके बारे में बात करेंगे। 4 कंट्री डेवलपमेंट, देश का विकास भी मैनेजमेंट से संभव है। हर एक व्यक्ति का योगदान होता है देश के विकास में। एक एक करके बात करेंगे शुरू से। पहला टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम रिसोर्सेज। मैनेजमेंट का अर्थ ही है, क्या अर्थ है कि मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट करना। अभी थोड़ा देर पहले भी आपको हम बोले थे, सेकेंड हैंड बुक से क्लास में फर्स्ट आना, उसी को मैनेजमेंट कहेंगे। इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट का ये है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, कम से कम पूंजी लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, कम से कम कैपिटल इन्वेस्ट करो, ज़्यादा अर्निंग करो, ठीक है। नंबर 2 टू फेस कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन। आज आप मार्केट में चले जाइए, कोई भी बिजनेस कीजिए, कॉम्पिटिशन आपको मिलेगा। आप चाय बेचना शुरू कीजिए, वहाँ कॉम्पिटिशन मिल जाएगा। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, कंपटीशन आपको मिलेगा। लेकिन उस कंपटीशन को फेस अच्छे तरीके से कौन कर पाएगा? जिसका मैनेजमेंट बेहतर होगा, ठीक है, जिसका प्रबंध अच्छा होगा, वो कितना भी कठिन प्रतियोगिता होगा बाजार में, उसका सामना आसानी से कर लेगा, ठीक है। नंबर 3 टू ऑब्टेन प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपने अपने जीवन में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, तो बिना मैनेजमेंट का उसको अचीव करना आसान नहीं है। कोई आदमी जीवन में हो सकता है पढ़ाई के क्षेत्र में आईएएस बनना चाहता हो, आईपीएस बनना चाहता हो, कुछ और जीवन में बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं लोगों की, तो बिना मैनेजमेंट का उसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं इसको। नंबर 4 टू डिटरमाइन पॉलिसी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नियम निर्धारित करना, नीति बनाना। बोल रहा है कि अगर आप नीति बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, अगर आपको आईएएस बनना है फ्यूचर में, तो आपको एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि आपका डेली रूटीन क्या हो, ठीक है, और डेली रूटीन को क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। बिना पॉलिसी का आप फ्यूचर में कोई भी गोल को आप अचीव नहीं कर पाएंगे। टू डिटरमाइन पॉलिसी, यानी पॉलिसी निर्धारित भी करना है और क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। टू सॉल्व द लेबर प्रॉब्लम्स। देखिए, जब कोई फर्म चलता है तो अभी आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट आगे हम पढ़ाएंगे, इसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, फिर लास्ट में ग्राउंड लेवल होता है, या आप उसको प्लेटफॉर्म एरिया भी कह सकते हैं, जहाँ पर मजदूर काम करते हैं। और वहाँ कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होते रहता है, कुछ ना कुछ इसी तरह का डिस्प्यूट, विवाद होते रहता है। तो जिस कंपनी या जिस फर्म का मैनेजमेंट अच्छा है, वहाँ इस लेबर प्रॉब्लम को आसानी से सुलझाया जाता है, और जहाँ अच्छा नहीं है
वहाँ थोड़ा सुलझाने में प्रॉब्लम आता है। तो आप कह सकते हैं कि लेबर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी आपको मैनेजमेंट बहुत हेल्प करेगा। लास्ट में एक पॉइंट है फॉर कंट्री डेवलपमेंट। अभी आपने कहा और थोड़ा देर पहले मैंने इस पर बोला था कि किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का विकास एक एक आदमी के, एक एक व्यक्ति के जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। अगर सभी लोग विकास करने लगे, डेवलप करने लगे, तो देश का विकास निश्चित है। इसलिए अल्टीमेटली इस पॉइंट्स को बोला गया है कि फॉर कंट्री डेवलपमेंट, अगर बेहतर मैनेजमेंट होगा देश में सभी लोगों के द्वारा, तो कंट्री का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। ठीक है, 6 पॉइंट्स है। आप पॉइंट्स को अपना नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए उसको अच्छे से, और पॉइंट्स को याद रखिए, और बाकी मेरा कहा हुआ बात ध्यान में रखिए। आप बेहतर तरीके से समझने लगेंगे, और 2-4 क्लास पार होते थे आपको अच्छा से समझ में आने लगेगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और बीएसटी का बच्चा इसको ये मत सोचिए कि पूरा आप ऐसे जैसा लिखना है, ऐसा नहीं सोचना है। आप पॉइंट्स लिख करके रखिए, इसको अपनी भाषा में डील कीजिए। जहाँ समझ में नहीं आएगा फिर क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जब तक लॉकडाउन है हम लोग यहाँ इस तरह से इसको क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक्सप्लेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का लेवल आपको जब भी पूछेगा तो इस तरह से देख रहे हैं आप, पिरामिड टाइप का एक बना हुआ है, ड्रॉ किया हुआ पिक्चर, पिरामिड जैसा इसका लग रहा है आपको फॉर्मेट। क्यों पिरामिड जैसा बनाया गया? कि पिरामिड ऊपर से छोटा लगता है, नीचे आते आते वो ऐसे फैलने लगता है। ठीक है, अब जो सबसे टॉप में यानी ऊपर में है तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट कहलाता है। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना, उसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट। लेकिन ये मैनेजमेंट को डिफाइन करने से पहले एक बात आपको बता दें हम कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक मैनेजरियल लेवल और एक नॉन मैनेजरियल लेवल। यहाँ लिखा हुआ एक मैनेजरियल लेवल और एक नॉन मैनेजरियल लेवल। मैनेजरियल लेवल में ये 3 पॉइंट आपको आएगा, एक टॉप, एक मिडिल, एक टॉप है, दूसरा मिडिल है, और तीसरा लोअर है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसको हम सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से पोस्ट आएंगे, कौन कौन से डिजिग्नेशन आएंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको हम लोग कहते हैं, एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, और चेयरमैन, फिर जीएम। अब देखिए ऑर्डर कहां से चलेगा, ऊपर से नीचे, है ना, देख रहे हैं, यहां से चलेगा, इधर से ऑर्डर आएगा कहां, नीचे। टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये सारे पोस्ट आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, एमडी, चेयरमैन, जीएम, जनरल मैनेजर जिसको हम लोग कहते हैं। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या आएगा, मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर और डिप्टी मैनेजर। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजर में, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आपका आएगा सुपरवाइजर और फॉरमैन, जो एम्प्लॉय यानी लेबर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। देखिए नीचे में ग्राउंड लेवल है, ये मैनेजमेंट का मैनेजरियल लेवल का पार्ट नहीं है, नॉन मैनेजरियल लेवल का पार्ट है। ग्राउंड लेवल, यहां पर कौन होता है, लेबर, जो काम करता है, और इसका सीधा संपर्क, सीधा कांटेक्ट किसके साथ रहता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ। ये अगर लेबर चाहेगा कि डायरेक्ट हम यहाँ से कनेक्ट हो जाएं या किसी बात को लेकर के जाएं तो पॉसिबल नहीं, इसको धीरे धीरे आगे जाना है। ठीक है, और इसमें एक गैंग प्लैंक भी हम लोग बताते हैं। फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए, और भी क्वेश्चन है, क्लास में आइएगा तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी और ऑपरेटिंग लेवल, ठीक है। और लास्ट में है ग्राउंड लेवल। आप समझ गए होंगे इसके बारे में। आइए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, डिफाइन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्यों की व्याख्या करें। इसको भी शॉर्ट में आपको याद करवा देते हैं। प्रबंध के कार्यों की व्याख्या करें, डिफाइन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आंसर लिखना ऐसा आप शुरू कर सकते हैं, फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में पहले तो हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ हेनरी फेल है, एक है लूथर बुलिक, और ये दोनों के और भी लोग फंक्शन को डिफाइन किए हैं, बट ये दोनों ज़्यादा लाइमलाइट में हैं। हेनरी फेल ने कब किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन? 1916 में, और लूथर बुलिक उसके बाद किए। लूथर बुलिक हेनरी फेल का 7 फंक्शंस को बतला रहे हैं, और हेनरी फेल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का 5 फंक्शंस को बतला रहे हैं। इनका 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? नियोजन हिंदी में, ऑर्गेनाइजिंग का संगठन, स्टाफिंग का नियुक्तिकरण, डायरेक्टिंग का निर्देशन और कंट्रोलिंग का नियंत्रण, ठीक है। अब इनका जो पांचों है, इसके बाद लूथर बुलिक का आया जिसमें 7 है, और इन्होंने एक ट्रिक दिया इसको याद करने का। ट्रिक दिया पोस्ट क्रम। इसको क्या पढ़ेंगे? पोस्ट क्रम। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कंट्रोलिंग, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। 2 बढ़ा लास्ट में। तो अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो लास्ट में फिर इसको 2 कर देंगे, क्योंकि P से C तक तो सब दोनों का एक ही जैसा डेफिनेशन। मतलब बोला गया कि अगर आप मैनेजमेंट का फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए, मान लो कि अभी लॉकडाउन में हम ही को पढ़ाना था, तो सबसे पहले क्या आया होगा दिमाग में? प्लानिंग किए होंगे कि चलो ऐसे करना है, ठीक है। तो कोई भी काम को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? प्लान, ठीक है। थिंक इन एडवांस, प्लानिंग को बोलते हैं थिंक इन एडवांस। एडवांस में सोचिए, पहले से फोरकास्ट कीजिए, अनुमान लगाइए। अच्छा, प्लानिंग कर लिए, फिर उसके बाद क्या है? मान लो हमको एक बिजनेस करना है, तो पहले तो प्लान आएगा कि भाई बिजनेस करना है। तो उसके बाद क्या करेंगे? बिजनेस ऐसा ही करने लगेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे तो वहाँ सारा रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे। बिना रिसोर्सेज इकट्ठा किए आप काम नहीं कर सकते आज के डेट में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग उसका नाम है, उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग का मतलब प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ऑर्गेनाइज करना। वहाँ मटेरियल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मशीन चाहिए, सारा कुछ इकट्ठा करेंगे। आप स्कूल खोलना है तो स्कूल में टेबल चाहिए, बेंच चाहिए, ऑफिस चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, है ना, एम्प्लॉय चाहिए, सब कुछ आपको लाना पड़ेगा। उसको रिसोर्सेज हम लोग कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग हो गया। स्टाफिंग क्या है? अब स्टाफिंग क्या है? सारा रिसोर्सेज है, लेकिन आपको कैपेबल पर्सन भी चाहिए, ठीक है। बिना उसके आप आगे काम नहीं कर सकते। अभी तो हम लोग शुरू में बोले ना कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अकेले किया नहीं जा सकता काम। एक स्कूल आप अकेले नहीं चला सकते, कितना भी पढ़े लिखे आप नॉलेजेबल पर्सन, लेकिन अकेले नहीं चला सकते। आपको लोगों को हायर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टाफिंग यानी उसका किसी भी व्यक्ति को आप अपने यहाँ अपॉइंट करेंगे, उसका नॉलेज के हिसाब से, उसका क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, और उसको अपने यहाँ अपॉइंट कीजिए, उसको स्टाफिंग कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? डायरेक्टिंग। अब आप स्टफिंग कर लेंगे, तब उसके बाद डायरेक्शन आप दीजिए उसको। अब डायरेक्शन में 3 4 5 चीज आ जाता है। क्या क्या? एक तो सुपरविजन आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, मोटिवेशन आ जाएगा और लीडरशिप आ जाएगा। डायरेक्टिंग कैसे करेंगे आप? डायरेक्शन देना, फिल्म में सुने होंगे हमेशा ही डायरेक्शन वर्ड। तो डायरेक्टर क्या करता है वहां भाई? मोटिवेट भी करता है सामने काम करने वाले आदमी को, सुपरवाइज भी करता है, लीडरशिप के जैसा भी काम करता है वहाँ पे, और कम्युनिकेट भी करता है लोगों से, है ना। इसीलिए डायरेक्टिंग का जो एस्पेक्ट्स है उसमें 2-3 बात और आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोलिंग। जब गाड़ी चलने लगेगा
तो उस पर नियंत्रण भी रखना है। ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया तो आप उसको बस सो जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको कंट्रोल भी रखना है, उस पर नियंत्रण भी रखना है। कंट्रोलिंग को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? नियंत्रण। तो नियंत्रण स्थापित करना अपने ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, है ना, उसको हम लोग कंट्रोलिंग कहते हैं। उसके बाद क्या है? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग, अच्छा एक बात बताइए, अभी आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम देने के बाद आपका क्या आता है? बोलिए सर, एग्जाम देने के बाद हमारा रिपोर्ट कार्ड आता है। मतलब आपने काम कैसा किया, आपके काम को एनालिसिस किया जाएगा, है ना, उसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में लोग काम करते हैं और उनके काम के बदले उनको रिपोर्ट कार्ड मिलता है। उनके काम को एनालाइज किया जाता है, जाना जाता है कि उन्होंने कैसा काम किया, और उसके आधार पर उसको प्रमोशन मिलता है, उसको रेम्यूनरेशन मिलता है, उसको बोनस मिलता है, उसको इंसेंटिव मिलता है। तो ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट कहा गया। लेकिन ये पार्ट किसके द्वारा जोड़ा गया है? लुथर विलियम के द्वारा। हेनरी फयल ने इसको डिफाइन नहीं किया, ठीक है। और लास्ट में है बजटिंग। तो आप बजटिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सर बजटिंग यानी बजट बनाना। आप अपने घर में भी बजट बनाते हैं, पापा का सैलरी आता है तो पापा बजट बनाते हैं कि कैसे कैसे पैसा को खर्च करना है। आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा तो आप रिपोर्ट कार्ड के अनुसार क्या करेंगे? बजट बनाएंगे कि हमको कहाँ पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। तो रिपोर्ट कार्ड आने के बाद हम लोग बजट तैयार करते हैं, यानी एक प्लान बनाते हैं और प्लान को आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बजटिंग आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो लुथर विलियम का याद रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। झारखंड बोर्ड वाला बच्चा इसको ज़्यादातर याद रखता है और सीबीएसई वाले यही 5 याद रखते हैं। उनका बुक में देखा है मैंने कई बार, उनका बुक में बस ये 5 को डिफाइन किया गया। हेनरी फैलर। पोस्टस्क्रब आप याद रखें, शॉर्टकट ट्रिक है पोस्टस्क्रब, बस ऐसे दिमाग रखें। जैसे ही आपका आएगा ना डिफाइंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तुरंत पोस्टस्क्रब ले आइए। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कंट्रोलिंग, R से रिपोर्टिंग, B से बजटिंग। सबको याद हो गया होगा? एक बार और रिवीजन करें। P से प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कंट्रोलिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। आप लोग घर में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इस चैप्टर को अभी हम उठाए हैं बीएसटी का, फिर इसमें अपलोड करेंगे हम आगे, और जितना पढ़ाएं उतना आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और व्हाट्सएप के माध्यम से आप पिक क्लिक करके हमको सेंड कीजिए, ठीक है। तब पता चल जाएगा कि कौन कौन नोटबुक तैयार किए हैं। फिर टॉपिक लेके हम आएंगे। और लास्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चन दिए थे आपको एनपीओ का, उसको आप लोग बना रहे हैं। प्रयास करते रहिए, बनाते रहिए। और एनपीओ का क्वेश्चंस बुक से बनाना हम स्टार्ट करेंगे। और डिसोल्यूशन का क्वेश्चन में एक बच्चा पूछा था कि रिजर्व फंड क्यों लायबिलिटी साइड लिखते हैं। आपको बतला दें हम कि रिजर्व फंड के बारे में जब पढ़ाया था, आप ध्यान से सुनते नहीं है शायद इसको। रिजर्व फंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये लाइन याद है? रिजर्व फंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आप कहाँ ले जाके ऐड कर देते हो बताइए? बोलिए सर कैपिटल में। ऑलवेज कैपिटल में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज, है ना। तो बताइए कि अब प्रॉफिट किधर जाएगा? जब आप प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देते हैं तो उसको उस तरफ होना चाहिए। तो फिर इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, प्रॉफिट का पार्ट है। आगे फिर हम लोग आएंगे। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, ताकि आपको जब भी हम ऑनलाइन पढ़ाएं या लाइव भी कभी आएँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता चल जाए कि हम क्या क्लास लेने वाले हैं। और पढ़िए। कुछ टाइम के बाद हम 11th के लिए भी वीडियो तैयार करेंगे, और आप सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा क्लास कमेंट करके बताइए। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।